अब जब मैं सबूत की बात करता हूं, तो सबूत बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 मई को, जो कि हवाई हमलों के अगले दिन है, 6 से 7 मई की रात को वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी कि भारत के एनएसए डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से संपर्क किया था। अब आप संपर्क क्यों करते हैं? आप संपर्क इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मदद चाहिए, आपको अमेरिकियों से मध्यस्थता चाहिए। लेकिन भारतीय पक्ष इस बात से इनकार करता है। फिर हमें यह भी पता है कि 10 मई को सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ही अपने सोशल मीडिया पर यह डाला था कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। उस दिन बाद में ही भारत के विदेश सचिव ने कहा कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन इस युद्ध विराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दिया गया। और सिर्फ 2 दिन पहले हमने देखा कि रिकी गिल, जो एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हैं और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कार्यरत है, उन्हें उनके बॉस मार्को रूबियो द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि रिकी गिल ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने और युद्ध विराम लाने में भूमिका निभाई है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि भारत में यह महसूस किया जाता है कि अगर यह श्रेय दिया गया तो यह प्रधानमंत्री को एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में नहीं दिखाएगा जो अकेले ही पाकिस्तान की चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब इसके कुछ निहितार्थ हैं और उनमें से एक बड़ा निहितार्थ यह है कि भारतीय सेना को अपने अगले संकट या पाकिस्तान के साथ संघर्ष में जीपीएस उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसे बंद भी किया जा सकता है। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब भारतीय सेना के लिए जीपीएस उपलब्ध नहीं है और पीएलए का एरोस्पेस विभाग अपना काम कर रहा है, यानी गैर गतिज क्षमताओं के माध्यम से भारतीय उपग्रहों को उनकी कक्षाओं से हटाने का काम। अब अंतरिक्ष क्षमताओं के बिना हम कोई भी भारतीय मिसाइलों की सटीकता की कल्पना कर सकता है जो ऑपरेशन सिंधु में दिखाई गई थी, वह अगली संकट की स्थिति में नहीं रहेगी। तो फिर निश्चिंत रहें कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लाने की बात 60 से अधिक बार कही है, उन्होंने 7 जेट्स गिराए जाने की बात भी कही है, लेकिन वे यह कहने में संयमित रहे हैं कि 6 और 7 मई की रात को किस देश के लड़ाकू विमान गिराए गए थे। तो अगली किसी भी संकट की स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप से यह सार्वजनिक रूप से और बार-बार कहे जाने की उम्मीद करें। और एक और बात है, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिकियों ने पाकिस्तान को $686 मिलियन का सैन्य पैकेज देने पर सहमति जताई है या देने वाले हैं, ताकि पाकिस्तान वायुसेना के पास मौजूद F-16 विमानों के रखरखाव और उन्नयन के लिए मदद मिल सके। इसका तात्पर्य बहुत सीधा है कि एक तरफ तो अमेरिकी पाकिस्तान को उनके पास मौजूद F-16 विमानों को अपग्रेड करने में मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पाकिस्तान वायुसेना इन F-16 विमानों का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ करेगी, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं दिखती। तो ये कुछ ऐसे नतीजे हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप अमेरिका के साथ हुए हैं या होंगे। अब मैं पाकिस्तान को चीन के समर्थन की बात करता हूं। सिर्फ 2 दिन पहले द हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने, जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और चीन की विदेश नीति पर एक मंच को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में चीन की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में बात की। स्पष्ट रूप से यह संदर्भ ऑन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, और मुझे लगता है कि वांग यी ने जो कहा है वह सही है, क्योंकि यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तो पाकिस्तान ने अन्य बातों के अलावा भारत और भारतीय सेना से संबंधित सभी मामलों में चीनी सलाह मांगी है। और हम यह भी जानते हैं कि शी जिनपिंग ने उस समय के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सलाह दी थी कि वे विकास पर ध्यान दें, सुरक्षा पर इतना नहीं। और हम जानते हैं कि सुरक्षा का ध्यान शी जिनपिंग रख रहे थे। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि वांग यी ने तनाव कम करने के बारे में जो कहा, वह पूरी तरह से विश्वसनीय बयान लगता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके निहितार्थ बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने आखिरकार यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि चीन के उच्चतम स्तर पर यह एहसास हो रहा है कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, तब तक दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण संभव नहीं है। और इसलिए मेरी राय में अगली बार भारत के साथ किसी संकट या संघर्ष में चीनी शायद पाकिस्तानियों को इतना नियंत्रित नहीं करना चाहेंगे, और इसका असर पड़ता है। असर इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने सही ही बताया है, आज पाकिस्तान की सेना के पास जो सैन्य हार्डवेयर है, उसमें से 80% से 82% चीनी मूल का है,
और यह तथ्य कि दोनों पक्षों, भारत और पाकिस्तान की जो भी कमियां या सीमाएं थीं, वे अब दोनों ही देश तेजी से अपनी अपनी ऑपरेशनल कमियों को भर रहे हैं ताकि अगली चुनौती के लिए तैयार हो सके। और यह भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान इस काम को भारत की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से कर पाएगा, क्योंकि उसे चीन से समर्थन मिल रहा है और उसके पास चीनी मूल का उपकरण है। और यह कांग्रेस रिपोर्ट पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात करती है, जिनमें से 40J-35 चीन को मिलने वाले हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलों की भी बात करता है, जो PL-15 के अलावा हैं। PL-17 को पाकिस्तान की सेना को दिया जाएगा, फिर के J-500 AWACS पाकिस्तान की सेना को जाएगा, फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म जैसे HQ-19 चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एंटी ड्रोन सिस्टम प्लेटफॉर्म, जिनमें माइक्रोवेव हथियार और लेजर हथियार होंगे, वे भी चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि जबकि यह रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने 2025-2026 के लिए अपने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की है, यह कहानी का केवल एक पक्ष है। बजट को अलग रख दें, पैसे को अलग रख दें, चीन यह सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई और संकट आता है या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है तो पाकिस्तान हार नहीं पाएगा और भारत जीत नहीं पाएगा। और इसी वजह से मैंने कहा था कि मौजूदा हालात में जहां ट्रंप प्रशासन भारत का समर्थन नहीं करेगा, अगली किसी भी संकट की स्थिति में हम देखेंगे कि चीनी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की प्रकृति को बदलने में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं संक्षेप में उन लोगों के लिए समझा दूं जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कि जब हम युद्ध की प्रकृति की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि युद्ध क्या है, और हर युद्ध हिंसा के बारे में होता है, ये खून खराबे के बारे में होता है। जब से युद्ध शुरू हुआ, जब से मानव जाति ने युद्ध शुरू किए, यह हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में रहा है, और इसलिए सही ही कहा गया है कि युद्ध का स्वभाव कभी नहीं बदलता। लेकिन युद्ध का चरित्र का मतलब है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। यह लगातार बदलता रहा क्योंकि इसमें नई नई तकनीकों का समावेश होता रहा और इसी वजह से युद्ध की नई अवधारणाएं बनती रहीं। तो यह लगातार बदलता रहा। हर बार जब कोई नई तकनीक आई तो यहां जो बात समझने वाली है वह यह है कि दो बड़ी संस्थाओं के कारण जो बनाई गई हैं, जैसा कि मैंने कहा, PLA में अप्रैल 2024 के सुधारों के परिणाम स्वरूप, और ये दो संस्थाएं जिनका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, वे हैं एरोस्पेस फोर्स और साइबर स्पेस फोर्स। ये वे गैर घातक क्षमताएं हैं जहां हम देखेंगे PLA की भूमिका और भी बड़ी होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान पक्ष ने अपनी साइबर क्षमताओं का सीमित रूप में प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर थिएटर में जहां रिपोर्ट्स आई कि हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर प्रशासन के सरकारी कंप्यूटर साइबर हमलों के कारण बंद रहे। देखिए, साइबर हमले गैर निरूपणीय होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यह किस देश से आया, क्योंकि यह कहीं से भी किसी भी देश द्वारा किया जा सकता है। तो यहां जो बात कहने की है वह यह है कि PLA के पास भारत पर पर्याप्त साइबर टोही डेटा है, और आज इसके पास जिन दो संगठनों का मैंने अभी जिक्र किया उनकी वजह से यह क्षमता है कि हमारे उपग्रहों को निष्क्रिय कर सके और पूरे भारत में, जिसे युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, साइबर अभियान चला सके। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में नागरिक जीवन को पूरी तरह से ठप कर सकता है। उनके पास ये क्षमता है, और अगर वे अगली संकट की स्थिति में ऐसा करते हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान जीते, तो दुनिया के नजरिए से देखें तो यह किसी भी देश द्वारा किया गया पहला साइबर अभियान भी होगा। और चीन के लिए यह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी यानी अमेरिकी सेना के खिलाफ साइबर में पहला उपयोगकर्ता होने का लाभ देगा। अब जहां तक युद्ध के स्वरूप का सवाल है वह भी बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आज पाकिस्तान की सेना के पास संचालन स्तर के युद्ध लड़ने की क्षमता है। संचालन स्तर का युद्ध का मतलब है कि आप गहराई में लड़ते हैं, आप भूमि युद्ध क्षेत्र में गहराई में प्रहार करते हैं। जब आप गहराई में प्रहार करते हैं तो इसका मतलब है कि दुश्मन की आगे बढ़ने वाली सेनाएं वे आकर अग्रिम पंक्ति से नहीं जुड़ सकती, और इसलिए दुश्मन की रक्षा व्यवस्था बिखर जाती है। अब यह क्षमता उनके पास विभिन्न संगठनों के कारण है जो अब मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने ऑपरेशन सुंदर में संचालन स्तर पर लड़ने की अपनी क्षमता दिखाई, एक नए विचार मल्टी डोमेन ऑपरेशन के तहत, जिसमें वह डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग करके विजुअल रेंज मिसाइलें दाग सकती थी। तो हमने वह क्षमता देखी, दुनिया ने भी तब देखी, और उसके तुरंत बाद ऑपरेशन सुंदर के बाद पाकिस्तानी सेना ने इसके तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड बनाया है, जिसमें सभी पारंपरिक मिसाइल क्षमताएं, वे पारंपरिक मिसाइलें जो पाकिस्तान सेना के पास हैं या जो उसे PLA से मिलने की संभावना है, शामिल है। और इसमें मैं उन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी शामिल करता हूं जो PLA पाकिस्तान सेना को देने वाली है, जो एक गेम चेंजर साबित होंगी।
ये सभी रॉकेट फोर्स कमांड के अंतर्गत आएंगी और यह भी युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेगा, जिसका अर्थ है भारतीय क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र की गहराई में प्रहार करना। जैसा कि मैंने कहा, ये दो संगठन जिन्हें पीएलआई ने बनाया है, यानी एरोस्पेस फोर्स और साइबर स्पेस फोर्स, ये भी संचालन और रणनीतिक दोनों स्तरों पर काम करते हैं। लेकिन विशेष रूप से संचालन स्तर की बात करें तो हम अब युद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और युद्ध क्षेत्र नहीं तो यहां भी इनकी एक भूमिका होगी। और साथ ही जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के पास ये क्षमताएं नहीं हैं, खासकर ये क्षमताएं साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अंतरिक्ष में। और यही वह जगह है जहां युद्ध जीता या हारा जाता है, और मैंने इसे अपने पहले के वीडियो में समझाया है। तो पाकिस्तान की सेना को यह बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और एक और बड़ा फायदा जो पाकिस्तान की सेना को मिलेगा वह यह है कि युद्ध लड़ने के संचालन स्तर के अलावा रणनीतिक स्तर पर जो युद्ध का सबसे ऊंचा स्तर है, वह युद्ध और शांति के फैसले भारतीय सेना की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ले सकेगी। क्योंकि पाकिस्तानी पक्ष ने जो किया है वह उस 27 तारीख की घटना के परिणाम स्वरूप है। संवैधानिक संशोधन ने न केवल असीम मुनीर को आजीवन संवैधानिक प्रतिरक्षा दी है, बल्कि इसने पाकिस्तान की सभी पारंपरिक मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को भी उसकी शक्तिशाली सेना प्रमुख के अधीन कर दिया है, जो आज 5 स्टार है। वह एक फील्ड मार्शल हैं और साथ ही डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख भी हैं, जिसका मतलब है कि वे पाकिस्तान सेना की तीनों भौतिक सेवाओं का नेतृत्व करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य सुधार भी किए गए हैं, बदलाव आए हैं, जहां जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है और नेशनल कमांड अथॉरिटी को कमजोर कर दिया गया है। जहां तक राजनीतिक नेतृत्व की बात है, एक नया संगठन बनाया गया है जिसे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कहा जाता है, जिसके अधीन स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन होगा, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से संबंधित है। यह सब कुछ शक्तिशाली पाकिस्तान सेना प्रमुख के अधीन होगा। तो यहां जो बात कहने की है वह यह है कि यह अकेला व्यक्ति निश्चित रूप से चीन के साथ विचार विमर्श करके भारत के साथ युद्ध और शांति के मुद्दों का निर्धारण करेगा। तो पाकिस्तान सेना के संदर्भ में रणनीतिक स्तर और संचालन स्तर पर निर्णय लेना अब और तेज होगा। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि उनके पास वहां लड़ने की क्षमताएं कैसे हैं, और वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भारत के संदर्भ में भारी जनशक्ति वाली सेना के आगे होने की जो सारी बातें हो रही हैं, उन पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी करनी है तो उसे अपनी जनशक्ति में भारी कटौती करनी होगी, क्योंकि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह एक विषय है जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और आखिरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि इन सब के अलावा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पाकिस्तान और चीन की ओर से इस एक मोर्चा एकीकृत युद्ध के लिए निर्धारित किया गया है, जो उन्हें चाहिए होगा वह है कि पाकिस्तान पक्ष को युद्ध के अचानक बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है असीमित गोला बारूद, असीमित युद्ध और सभी स्पेयर पार्ट्स, ताकि पूरे अभियान के दौरान तीव्र हमलों का समर्थन किया जा सके। तो यह क्षमता, यह लाभ पाकिस्तान पक्ष के पास होगा, भारतीय पक्ष के पास नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2022 से पाकिस्तानियों के संदर्भ में उनके सैन्य प्रतिनिधि वहां तैनात रहे हैं। पाकिस्तान दूतावास में चीन में अतिरिक्त लोग हैं जिनका एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध के लिए सभी आपूर्तियां, असीमित आपूर्ति चीन से पाकिस्तान तक लगातार पहुंचती रहे। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि भारत हतोत्साहित है। अब मैं अपने अंतिम बिंदु पर आता हूं, जो दुर्भाग्यवश यह है कि भारतीय सैन्य नेतृत्व अभी भी उस युद्ध को नहीं समझता जिसकी तैयारी उसे करनी चाहिए। हाल ही में हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान थे, जिन्होंने 23 दिसंबर को आईआईटी बॉम्बे में एक व्याख्यान दिया, जहां उन्होंने 4 बिंदु रखे। जहां तक युद्ध का सवाल है, उन्होंने कहा कि भारत को 2 प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक, उन्होंने कहा आतंकवाद को रोकने के लिए कम अवधि का उच्च तीव्रता वाला संघर्ष, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। खैर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था वह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था, जिसे मैंने अभी समझाया है, और यह पीएलए की क्षमताओं से और भी मजबूत हो जाएगा। पीएलए को भारत से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब ये क्षमताएं मौजूद हैं और दूसरी तरफ के पास और भी ज्यादा क्षमताएं हैं, तो दूसरी तरफ उनके युद्ध के उद्देश्यों के अनुसार युद्ध की अवधि और तीव्रता तय करेगा।
तो अनिल चौहान का यह कहना कि यह एक कम अवधि का उच्च तीव्रता वाला युद्ध होगा, कुछ ऑपरेशन सिंदूर जैसा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दिन और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अगला कदम एक वास्तविक युद्ध होगा। भगवान न करे अगर